बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर 5 का लेक्चर 5 है, जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के हवाले से है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पास्टुलेट्स पढ़ेंगे इसके कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो है कैसे इंपॉर्टेंट जो है वो मॉडल है ये वाला। बोहर यूज द क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोहर ने ये जो लास्ट टाइम आपने लेक्चर जो पढ़ा था कॉलेज में, तो उसमें क्वांटम थ्योरी का जिक्र किया गया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बोहर ने इस क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया एटम के स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए। अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन सर्टन परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि बोहर जो मुताबिक जो है, जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है? सर्टन परमिटेड क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट, इसको शेल भी कहते हैं। देखिए, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट्स और शेल एक ही चीज होगी। एनर्जी लेवल, ऑर्बिट्स, शेल एक ही होगी। इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सर्टन का क्या मतलब होता है? सर्टन का मतलब होता है मखसूस, स्पेसिफिक, परमिटेड, जिनकी इजाज़त होगी, यानी कि इससे आगे पीछे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस ऑर्बिट के अंदर ही होगा। यानी कि ना ऑर्बिट से थोड़ा सा दूर, ना ही ऑर्बिट से करीब वो आगे चला जाएगा, ठीक है। ना ही ऑर्बिट से दूर चला जाएगा, ना ही ऑर्बिट से न्यूक्लियस के करीब आएगा। इस ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। क्वांटाइज्ड, यानी कि क्वांटाइज का मतलब है जिसके एनर्जी के क्वांटम जो होंगे, या जिसकी एनर्जी जो होगी फिक्स होगी। अब ये नहीं हो सकती जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कोई भी हो जाए, चेंज हो रही हो, चेंज नहीं होगी, फिक्स होगी एनर्जी जो है, ठीक है। सर्टन परमिटेड, परमिटेड कहते हैं जिसकी इजाज़त होगी। क्वांटाइज्ड, जो फिक्स एनर्जी वाले होंगे। तो मखसूस, जिनकी इजाज़त होगी और फिक्स एनर्जी वाले एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा मखसूस, मखसूस इजाज़त वाले फिक्स एनर्जी वाले एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल के अंदर। तो इनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है, पहला पॉइंट देखें आप, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, वो जो मदार हैं सर्कुलर से, जो शेल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, उनमें से किसी एक में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर इज गिवन टू इट। और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी फिक्स होती है, इसको क्वांटम नंबर दिया जाता है। क्वांटम नंबर क्या होता है? ऑर्बिट का अपना क्वांटम नंबर होता है, जिसे हम एन से जाहिर करते हैं। ये देखिए एन लिखा हुआ है, ये जो ये क्वांटम नंबर है। तो ये पहला ऑर्बिट, ये देखिए एटम आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको एटम नजर आ रहा है। तो ये एटम है, इसमें मुख्तलिफ आपको ऑर्बिट नजर आ रहे हैं। दरमियान में ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद ये n इज इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 दूसरा ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 तीसरा ऑर्बिट, और n इज इक्वल टू 4 चौथा ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 5 पांचवा ऑर्बिट। n क्या है? n क्वांटम नंबर है, फिर इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो पहले शेल में होगा, दूसरे शेल में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा या पांचवें में होगा। इलेक्ट्रॉन शेल के दरमियान में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, इनकी एनर्जी जो होगी वो फिक्स होगी। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, इट डज नॉट emit or radiate energy in the same fixed orbit। अच्छा, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मौजूद होगा और रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी खारिज करेगा, ना ही वो एनर्जी जज़ब करेगा, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मौजूद होगा, ना तो वो एनर्जी एमिट करेगा, ना ही एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ना खारिज करेगा ना ही जज़ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करे, खारिज करेगा, एमिट करेगा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप
करेगा तो एनर्जी जो होगा वो खारिज करेगा। इसमें थर्ड पॉइंट पे आ जाए अब। When an electron jumps, the energy change delta E is given by the Planck's equation. जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो प्लैंक्स इक्वेशन से दी जाती है। प्लैंक्स इक्वेशन क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये न्यू डला हुआ है, ये वी नहीं है, आप इसे वी नहीं कहेंगे, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, जो इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट है ये वो नहीं है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसका न्यू इसको बोलते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। तो डेल्टा ई क्या है? ये एनर्जी चेंज है। E2 क्या है? ये हायर एनर्जी लेवल है कोई भी, यानी कि ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो सकता है। E1 ये लोअर एनर्जी लेवल है, यानी कोई नीचे वाला जो न्यूक्लियस के करीब जो होगा एनर्जी लेवल वो होगा। E2 न्यूक्लियस से दूर एनर्जी लेवल होगा, शेल होगा। E2 वो एनर्जी लेवल है, वो शेल है या वो ऑर्बिट है जो एनर्जी से दूर होगा, और E1 वो ऑर्बिट है जो एनर्जी के करीब, वो न्यूक्लियस के करीब होगा, सॉरी। और एच न्यू ये जो है वो क्वांटम की एनर्जी है, वो जो रेडिएशन एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी उनकी ये एनर्जी है, एच न्यू जो है। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। वी हेयर डेल्टा ई इज डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एनी टू ऑर्बिट्स विद एनर्जी E1 एंड E2। तो ये जो डेल्टा ई है ये एनर्जी चेंज होगा दो ऑर्बिट के दरमियान जिनकी एनर्जी E2 और E1 होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो नंबर 4 है, नंबर 4 में जो है एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा ना तो ना तो वो एनर्जी खारिज करेगा ना ही जज़ब करेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में, ठीक है, यहाँ पे एटम को देखें, यहाँ पर एटम की तरफ आए। अब यहाँ पर ये इनर ऑर्बिट है, ये N1 ये इनर ऑर्बिट है। जब इनर ऑर्बिट से बाहर वाले किसी ऑर्बिट में, यानी कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा। यानी कि लोअर ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में जंप करेगा या इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा। इसी तरह से जब बाहर वाले किसी ऑर्बिट से पांचवें से चौथे से तीसरे से दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा या पांचवें से दूसरे में आ गया, पांचवें से चौथे में या पांचवें से तीसरे में जंप करेगा, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा या आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करेगा, बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी खारिज होगी, एनर्जी जो है वो खारिज होगी, ठीक है, एमिट होगी। तो ये हमारे पास जो है वो चौथा पॉइंट था इसका। इसके बाद नंबर ये जो ऑर्बिट है इसमें नंबर 5 पॉइंट, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन वन ऑर्बिट विद फिक्स एंगुलर मोमेंटम MVR। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि MVR वो फिक्स होगा। अब ये नहीं कह सकते कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा हर वक्त, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा MVR वो फिक्स वैल्यू होगी उसकी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटम नंबर। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी शेल का, ऑर्बिट का, वो उसके क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2 पाई। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि इंटीजर होता है कोई मल्टीपल होगा ऑफ h/2 पाई के। ये इक्वेशन देखें, MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इसके साथ ये n है, n मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शेल ऑर्बिट को जाहिर करता है, एनर्जी लेवल को जाहिर करता है, और ये क्वांटम नंबर को भी जाहिर करता है। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर भी है, ठीक है, क्वांटम नंबर भी है ये। तो NH/2 पाई एंगुलर मोमेंटम होगा। तो n क्या होगा? n बराबर होगा 1 2 3, यानी कि 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर पहला शेल है
तो n 1 के बराबर होगा, दूसरा शेल है n 2 के बराबर होगा, तीसरा शेल है तो n 3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये n की वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें या 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, तो क्या वैल्यू आएंगी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की? परमिटेड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर h/2 पाई, हमने 1 पुट कर दिया, फिर 2h/2 पाई हमने 2 पुट कर दिया, कैंसिल हो जाएंगे 2 2 से, फिर 3 हमने n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो 3h/2 पाई, इसके बाद n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4h/2 पाई आ जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज होंगी। तो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उनकी ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज होंगी। इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान किसी भी जगह पर रिवॉल्व नहीं करेगा, किसी भी ऐसी खाली जगह पर रिवॉल्व नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ये जो n होगा यहाँ पर, ये हमारे पास स्मॉल n होगा, nth ऑर्बिट। तो जो nth ऑर्बिट, nth कौन सा होगा? यानी कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा जो है, तो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसको जो है हम nth ऑर्बिट कहेंगे। बोर यूज दिस थ्योरी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। बोर ने अपनी थ्योरी को इस्तेमाल किया और उसने इक्वेशन डिराइव की। कौन सी इक्वेशन डिराइव की? nth ऑर्बिट के रेडियस के लिए, यानी कि जो nth ऑर्बिट होगा उसका रेडियस क्या होगा, उसके लिए इक्वेशन डिराइव की हाइड्रोजन एटम के अंदर। अब हमारे पास डायग्राम की तरफ आ जाएंगे। ये एक एटम है, ये एटम एक जनरल एटम है। ये एटम कौन सा है? ये एक जनरल, एक आम एटम है कोई भी। अगर Z इज इक्वल टू 1, Z एटॉमिक नंबर होता है, अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा तो फिर ये हाइड्रोजन एटम होगा। फिर कौन सा एटम होगा? हाइड्रोजन एटम। अब हम इस एटम की तरफ आते हैं। एटम के दरमियान में येलो कलर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है? न्यूक्लियस पर चार्ज होता है Ze⁻⁻+। न्यूक्लियस पर ये चार्ज है। Z क्या है? Z प्रोटॉन नंबर है। E क्या है? E प्रोटॉन पर चार्ज है। तो प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन की तादाद को ज़ाहिर करता है और E प्रोटॉन पर चार्ज को ज़ाहिर करता है। तो प्रोटॉन नंबर को प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा वो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि जो Ze पॉजिटिव है, ये हमारे पास टोटल चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर। फिर यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर है, आसमानी रंग है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है कि इसका चार्ज ई नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो m है और न्यूक्लियस और जिस शेल के अंदर, यानी ये जो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट के अंदर, इस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा वो r से ज़ाहिर किया, रेडियस हो गया। ठीक है, ये ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको r से ज़ाहिर किया गया, ये जो r आपको नजर आ रहा है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कूलम्ब लॉ के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इसके बराबर होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू Z⁻E²। E² कैसे हो गया? एक तो E पॉजिटिव है और E नेगेटिव है। ये E पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं इनकी वैल्यू बराबर है, अलबत्ता इनकी जो अलामत होती है वो मुख्तलिफ होती है। आपको पता होना चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर वो बराबर होता है, बस उसकी अलामत मुख्तलिफ होती है। तो ये ई प्लस ई माइनस को हमने इकट्ठा कर दिया तो E² हो गया। और 4πε0r², r² रेडियस है यहाँ पर, ये जो रेडियस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला है उसका स्क्वायर है, और 4πε0 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है सारा, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ये ई की तरह लिखा हुआ है, इसे एप्सिलॉन और ये साथ में जो सर्कल बना हुआ है छोटा सा, इसे नॉट कह पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज़ होती है आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन को सर्कल में रिवॉल्व करने पर मजबूर करती है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर दी हुई, ये इलेक्ट्रॉन को सर्कल में, इस सर्कल में रिवॉल्व करने पर मदद करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसे सर्कल में चक्कर लगाता रहेगा।
इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सिर्फ हो तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ऊपर जो दी हुई है ब्लू कलर में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद होती है। ये बराबर होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दी हुई है ये कूलम्ब लॉ के तहत दी हुई है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, इस तरफ इक्वेशन की तरफ आ जाएं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, ये कूलम्ब लॉ के तहत दी गई है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, चार्जेस बराबर होते हैं, हम ई स्क्वायर लिख दिया हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इज वैक्यूम परमिटिविटी, यानी कि वैक्यूम जो अपने चार्ज को मूव करने की अलाउ करता है, वैक्यूम परमिटिविटी। ठीक है, चार्ज जो मूव करता है वैक्यूम के अंदर हरकत करता है तो उसको वैक्यूम परमिटिविटी ई एप्सिलॉन नॉट से ज़ाहिर करते हैं। इट हैज़ ए वैल्यू ऑफ 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। इसकी कितनी वैल्यू होती है, 8.84 होती है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 होती है। सी कूलम स्क्वायर है, जूल इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू होती है वैक्यूम परमिटिविटी की। दी फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो है, ये वाली ऊपर जो हमने पढ़ी है, ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन, ये हमारे पास बैलेंस होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि एम स्क्वायर ओवर आर के, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम स्क्वायर ओवर आर, ये बराबर होती है। इक्वेशन आप देखें, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाए, ये दोनों बराबर होती हैं। एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एम वी स्क्वायर ओवर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि कूलम लॉ से दी गई है। अब ये जो आर है ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसमें आर आर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आर का स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के आ जाएगा। ठीक है, ये जो आर था यहाँ पर वो इस आर की पावर से कैंसिल हो गया है, तो ये हमारे पास आ गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन। इसको अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करें, देखिए एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हमने रेडियस मालूम करना है ना, हमने तो रेडियस मालूम करना है। आर डिवाइड हो रहा है, हम उधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, ये जो एनर्जी वाली डेरिवेशन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें ये इक्वेशन काम आएगी, ये वाली आपको एम वी स्क्वायर वाली जो है, तो आर की जगह एम वी स्क्वायर आ जाएगा और आर एम वी स्क्वायर की जगह चला जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज करने पर आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, वी क्या है यहाँ पर, वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जिससे वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है ना जिस वेलोसिटी से, ये वो वेलोसिटी है। इससे ये रेडियस और जो वेलोसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस ज्यादा, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस कम होगा, यानी कि जिस ऑर्बिट का रेडियस कम होगा, यानी कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वेलोसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, रेडियस ज्यादा होगा वेलोसिटी कम, रेडियस ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और रेडियस कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन करीब होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस के दूर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी। ये बताता है हमें। इस इक्वेशन में से हमने वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है वो एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये हमारे पास देखिए इक्वेशन कहाँ से आई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच टू पाई, ये पढ़ी है इक्वेशन हमने, यस हमने ये इक्वेशन पढ़ी है एंगुलर मोमेंटम के हवाले से। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई, इसमें एम आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पर ले जाएं डिवाइड हो जाएंगे, वी इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई एम आर आ जाएगा हमारे पास।
इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, इस इक्वेशन का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम ऊपर ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर 2, इसमें वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन जो ऊपर दी हुई है 2, इसमें हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ताकि विलासी वाले फैक्टर को हम ख़त्म कर दें। तो ये हमारे पास वी स्क्वायर की विलासी हमने वैल्यू पुट की। देखिए एन स्क्वायर और एच स्क्वायर तो नीचे रहेगा और ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ये ऊपर आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो नीचे इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर शिफ्ट करेंगे जेड ई के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन 2 में पुट की है वैल्यू और ये हमारे पास वैल्यू होगी आर की। इसमें बाय रीअरेंजिंग दी अबव इक्वेशन, इसमें देखें ये आर जो होगा ये आर इस आर से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आर इस आर स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा। अब इस आर को हम इधर ही रखेंगे और ये वाले फैक्टर जो हैं इसको हम जो है वो उधर शिफ्ट कर देंगे, इसमें कैंसिल भी हो जाएंगे। एम नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो है ये एम स्क्वायर से कैंसिल हो, एम की पावर से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई की पावर से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर बचेगा जेड ई 4 पाई एम आर, तो जेड ई स्क्वायर 4 पाई एम, ये इधर हम इसको इधर से शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये अब डिवाइड हो जाएगा और नीचे से जो है वो हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर ऊपर चला जाएगा। देखा, ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर ऊपर आ गया, एच स्क्वायर ऊपर आ गया और पाई एम ई जेड ई स्क्वायर ये नीचे आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज हो गई, ये हमने रेडियस मालूम कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, n2 ये ऑर्बिट को ज़ाहिर करता है शेल को, इसको हम एक साइड पर कर देंगे, बाकी फैक्टर एक साइड पर कर देंगे, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या, वैक्यूम परमिटिविटी, इसकी वैल्यू आपने ऊपर देखी है। एच प्लांक्स कांस्टेंट, या पिछले लेक्चर में इसकी वैल्यू पढ़ चुके हैं। पाई कांस्टेंट होता है 3.14 वैल्यू होती है। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आपको पता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो भी आपको पता है कितना होता है, और एन स्क्वायर जेड आ जाएगा। The equation 3 used to calculate the radius of any orbit of any element. किसी भी एलिमेंट के एटम का कोई भी ऑर्बिट किसी भी शेल का रेडियस मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन 3 को इस्तेमाल करके। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में z जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये जो नीचे z है ये 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और पाई एम ई स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर को अलग कर लिया हमने, z जो था उसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो z अब यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर z होता है, एटॉमिक नंबर वो 1 के बराबर होता है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 4 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम directly proportional to the square of number of orbits, so higher orbits have greater radii and vice versa. The epsilon naught h square pi m e square part of equation is constant factor. Put the value of epsilon naught h square m pi a square with units. epsilon naught h square, ये इसमें जो है ये जो कांस्टेंट फैक्टर है, ये जो ऊपर है ना वैक्यूम परमिटिविटी, इसकी भी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये। प्लैंक कांस्टेंट ये आपको बताया था, ये स्मॉलेस्ट कांस्टेंट है। और पाई जो है इसकी वैल्यू होती है 3.14। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम होती है। चार्ज 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी जो वैल्यू आती है ना वो वैल्यू देखें कितनी है, इनकी वैल्यू जो है वो बराबर होती है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इन तमाम फैक्टर की वैल्यू आती है, कांस्टेंट जो फैक्टर हैं। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, उसको हम ये बराबर हो 10⁻⁻10 मीटर को ख़त्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम। जो ए उसके ऊपर नॉट डला हुआ है, ए के ऊपर जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है, ए के ऊपर, तो इसको हम एंगस्ट्रम बोलते हैं, एंगस्ट्रम।
ये कैसे आ गया एंगस्ट्रम, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर होगा तो वो 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 10⁻⁻10 मीटर है इसकी जगह हमने ये एंगस्ट्रम लिख दी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन होगी 4, इक्वेशन 4 में आप इधर आए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 0.529 एंगस्ट्रम, और ये एन स्क्वायर अलग है। इसको पुट करें यहाँ पे, वैल्यू इसकी 0.529 एंगस्ट्रम पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये वाली, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर। ठीक है, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, तो इससे हम इक्वेशन से जो हाइड्रोजन के जितने भी ऑर्बिट शेल होंगे, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, उनकी हम जो है ना रेडियस मालूम कर देंगे। मिसाल के तौर पर देखें, ये रेडियस दिए हुए हैं, पहले शेल के लिए n1 के बराबर होगा, वैल्यू पुट करें n स्क्वायर की जगह यहाँ पर ऊपर 1 वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास रेडियस r1 आ जाएगा, पहले शेल का r1 रेडियस 0.529। फिर n2 तो 2 पुट करें n स्क्वायर की जगह, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 529 से, 0.529 से, तो ये आ जाएगा 2.11 एंगस्ट्रम। 3 फिर इसकी यहाँ पर इसकी वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करें, यहाँ पर 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रम आ जाएगा, 4.75 एंगस्ट्रम आ जाएगा। उधर एन की वैल्यू 4 पुट करें तो यहाँ पर रेडियस 4 आ जाएगा, 8.4 एंगस्ट्रम आ जाएगा। फिर इक्वेशन जो 5 है, इस इक्वेशन में यहाँ पे पांचवें शेल के लिए, पांचवें ऑर्बिट के लिए 5 का स्क्वायर 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529, ये आ जाएगा 13.22 एंगस्ट्रम आ जाएगा हमारे पास। तो कंपैरिजन ऑफ रेडियस शो दैट डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा, जैसे जैसे आप पहले शेल से दूसरे शेल, दूसरे से तीसरे शेल की तरफ जाएंगे, पहले शेल दूसरे शेल में डिफरेंस कम होगा, जो इसमें फासला कम होगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे से तीसरे शेल में जाएंगे तो वहां पर फासला ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और फिर जब आप तीसरे से चौथे में जाएंगे शेल में, तो तीसरे चौथे शेल में डिस्टेंस और ज्यादा होगा, यानी कि पहले दूसरे शेल में डिस्टेंस कम, तीसरे दूसरे शेल में डिस्टेंस ज्यादा, और चौथे तीसरे शेल में जो है वो डिस्टेंस और ज्यादा। जैसे जैसे शेल आगे आप बढ़ते जाएंगे तो शेल के दरमियान जो डिस्टेंस फासला होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, द सेकंड ऑर्बिट इज 4 टाइम अवे, जो दूसरा ऑर्बिट है वो 4 गुना दूर होता है न्यूक्लियस से, और थर्ड ऑर्बिट 9 टाइम यानी 9 गुना दूर होता है, और चौथा ऑर्बिट जो होता है वो 16 टाइम अवे होता है, और जो पांचवा ऑर्बिट होता है वो 25 टाइम्स 25 गुना ज्यादा दूर होता है। तो जैसे जैसे जिस ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, आगे ऑर्बिट में जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑर्बिट के दरमियान। आज के चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर जो है ये जो आज का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 5 में, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।